क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड हैज रिवर्स्ड एवरी फ्यू हंड्रेड थाउजेंड ईयर। सेकेंड बी है व्हेन द अर्थ वाज क्रिएटेड अबाउट 4,000 मिलियन ईयर्स एगो देयर वाज 44% ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर एंड नो कार्बन डाइऑक्साइड। When living organisms are originated, they modified the early atmosphere of the earth। तो इसका हिंदी में यहाँ दिया हुआ है, देख सकते हैं। तो कह रहा पहला क्वेश्चन जो है चुंबकीय, ये ऑप्शन जो पहला ऑप्शन है वो कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र हर कुछ लाखों वर्षों में उलट जाता है। तो ये सत्य है। ये जो है पैलियोमैग्नेटिक रिकॉर्ड में देखा गया है, सिद्ध हुआ है कि चुंबकीय क्षेत्र औसतन 2 से 3 लाख वर्ष में उलटता रहता है। ये जो है अंतिम रिवर्सन लगभग 7.8 लाख वर्ष पहले कारण हुआ था। इसका जो कारण है कोर में डायनेमो प्रभाव, प्लेट टेक्टोनिक्स के कारण ऐसा होता है। अगला हमारा पॉइंट आता है बी जो है कह रहा है व्हेन द अर्थ वाज क्रिएटेड अबाउट 4,000 मिलियन ईयर्स एगो। तो 4,000 मिलियन ईयर लगभग ये 4.6 या 4 अरब वर्ष पहले इसका हुआ था। लेकिन ये जो है 4,000 मिलियन वर्ष ये गलत है। और कह रहा है इसमें जो है 54% ऑक्सीजन थी, तो उसमें 54% ऑक्सीजन इसमें पृथ्वी पर नहीं था। इसमें ड्यूगिस था, जैसे CO2 था, N2 था, CH4 मीथेन था। CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन CH4 मीथेन और हाइड्रोजन जलवाष्प प्रमुख था, इसमें ऑक्सीजन नहीं था। हाँ, ये जो है ऑक्सीजन जो है लगभग 2.4 अरब वर्ष पहले ग्रेट ऑक्सीडेशन के कारण या साइनोबैक्टीरिया के आने से हुआ है। उस समय ऑक्सीजन नहीं था, पहले नहीं था, ऑक्सीजन की उत्पत्ति बाद में हुई है। को अगला हमारा ऑप्शन सी आता है जब जीवों की उत्पत्ति हुई तो पृथ्वी के आंतरिक वायुमंडल को बदल दिया। तो जीवों की उत्पत्ति अर्थात साइनोबैक्टीरिया ने प्रकाश संश्लेषण के द्वारा CO2 को कम किया। CO2 की जो मात्रा थी उसको क्या कर दिए, कम कर दिए और O2 को बढ़ा दिया। इन्होंने जब प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ऑक्सीजन को बढ़ाया, ओजोन परत है, ओजोन परत को बनाई, वायुमंडल को ऑक्सीडाइजिंग बना दिया अर्थात। तो हमारा क्वेश्चन जो है पहला का ऑप्शन ए जो चुंबकीय क्षेत्र हर कुछ लाख वर्षों में पलट जाता है, ये सत्य है। और जब जीवों की उत्पत्ति हुई तो उन्होंने पृथ्वी के प्रारंभिक वायुमंडल को बदल दिया, ये भी सत्य है। अर्थात ए और सी जो है हमारा क्या है, सत्य माना जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, कह रहा है वेरिएशन इन द लेंथ ऑफ डे टाइम एंड नाइट कम्स फ्रॉम सीजन टू सीजन ड्यू टू। तो किसके कारण ये हमारा सीजन टू सीजन बदलता रहता है। तो कह रहा है फर्स्ट जो है अर्थ रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस, द अर्थ रिवॉल्यूशन ऑन टाइटल्ड एक्सिस। सी ऑप्शन जो है द अर्थ रिवॉल्यूशन अराउंड द सन इन द इलिप्टिकल मैनर। ऑप्शन नंबर हमारा डी है, कह रहा द लैटिट्यूडनल पोजीशन ऑफ द पैलेस। तो कह रहा है सेकंड जो क्वेश्चन है हमारा, ये इसका कहना है दिन और रात की लंबाई में मौसम के अनुसार जो बदलाव आते हैं उसका कारण है। तो पहला जो है ऑप्शन है पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना। तो पृथ्वी अपनी जब धुरी पर घूमती है तो इससे केवल दिन रात में बदलाव आता है, मौसम में नहीं। तो पृथ्वी जब भी अपने धुरी पर घूमती है तो दिन रात में बदलाव आता है। बी ऑप्शन है पृथ्वी का झुकी हुई धुरी पर परिक्रमण करना, ये सत्य है। पृथ्वी अपनी जो झुकी हुई है, जो 23.5 डिग्री पृथ्वी अपनी झुकी हुई है, उसी के कारण जो है मौसम में बदलाव आता है। ऑप्शन सी जो है पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर अंडाकार पथ पर परिक्रमण करना जो है ये गलत है, ये गलत है। आगे है उस स्थान का अक्षांशीय स्थिति, तो ये भी क्या है हमारा गलत है। किसी भी अक्षांश से बदलाव की मात्रा तय नहीं करती है। और ये जो सी हमारा है कह रहा सूर्य के चारों अंडाकार पथ पर परिक्रमण करना, तो इससे जो होता है केवल सौर विकिरण में 3 से 4% बदलाव आता है और दिन रात जो लंबाई है उस पर कोई भी इसका प्रभाव नहीं पड़ता है। केपलर नियम के अनुसार ये जो है अंडाकार कक्षा जो होता है, केपलर नियम, जो केवल सौर विकिरण में ही 3 से 4% बदलाव आता है। अर्थात इसका जो आंसर होगा
वो हमारा आंसर जो है बी होगा। बी जो है पृथ्वी का जो 23.5 अंश पर झुकी हुई है, इसके कारण जो है दिन रात और मौसम में बदलाव आते हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 है, द वोल्केनिक इरेप्शन डू नॉट अकर इन द बाल्टिक सी और ब्लैक सी, कैरिबियन सी, कैप्सियन सी। तो इन चारों में से कौन सा सही होगा? तो देखिए, ये जो है हमारा पहला जो ऑप्शन है ब्लास्टिक सी, तो ब्लास्टिक सी या बाल्टिक सी जो है यूरेशियन प्लेट है, स्थिर जो उनके बीच क्रेप्टान भाग होता है, इसमें कोई सक्रिय प्लेट या हॉट स्पॉट नहीं होता है, तो कोई ज्वालामुखी या गतिविधि इसके अंतर्गत नहीं होती है। अर्थात ज्वालामुखी इनमें से जो है बाल्टिक सागर के अंतर्गत नहीं होती है और इनमें कोई ज्वालामुखी का रोल नहीं होता है। काला सागर, कैरिबियन सागर और कैस्पियन सागर के अंतर्गत जो है ज्वालामुखी का रोल होता है। तो इसमें से जो है बाल्टिक सागर आंसर हमारा होगा। जो कैरिबियन सागर है, सक्रिय सबडक्शन जोन जो होता है, इसमें जो होता है सॉफ्टवेयर हिल्स आदि ज्वालामुखी इसके अंतर्गत होते रहते हैं। और कैप्सियन जो डी है, कैप्सियन सागर जो है, इसे गैस दबाव में मड वोल्केनो सक्रिय है। अगला क्वेश्चन अब हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो नीचे दिया हुआ है, तो कह रहा है ऑप्शन इसका ए है, इन ए सिस्मोग्राफ रिकॉर्ड पी वेव आर रिकॉर्डेड अर्लियर देन एस वेव। ऑप्शन बी है, पी वेव द इंडिविजुअल पार्टिकल वाइब्रेट टू एंड फ्रो इन द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन, वेयर in S wave the particles vibrate up and down at right angle to the direction of the wave propagation, which the above statement is correct। तो इसमें से जो दिया हुआ है ए और बी में से कौन सा स्टेटमेंट जो है सही है, उसको बताना है। तो कह रहा है पहला जो है, कह रहा है सिस्मोग्राफ प्लेट में यस जो पी तरंगे होती हैं, यस पर तरंगों से पहले रिकॉर्ड होती है। तो ये सत्य है। यस जो पी तरंगे अर्थात प्राइमरी तरंगे हैं, यस फॉर सेकेंडरी तरंगे। तो पी तरंगे जो होती हैं या प्राइमरी तरंगे जो होती हैं, वो जो होती हैं 5 से 8 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से चलती हैं, जबकि यस तरंगे जो सेकेंडरी तरंगे होती हैं वो 3 से 5 किलोमीटर की स्पीड से चलती हैं। तो ये जो है सबसे पहले जो सिस्मोग्राफ पर रिकॉर्ड होती हैं वो पी तरंगे ही रिकॉर्ड होती हैं। अगला जो बी है, पी तरंगों में अलग अलग कण के संचरण की दिशा में आगे पीछे कंपन करते हैं। तो प्राइमरी तरंगे जो होती हैं वो लॉन्गिट्यूडिनल या अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं, और यस तरंगे जो होती हैं अनुप्रस्थ तरंगे या ट्रांसवर्सल तरंगे होती हैं। तो इसमें जो फर्स्ट जो है सिस्मोग्राफ रिकॉर्ड में यस तरंगे पी तरंगे से बाद में आती हैं। पी तरंगों का जो स्पीड होता है वो 5 से 8 किलोमीटर पर सेकेंड होता है, और यस तरंगों का जो स्पीड होता है वो 3 से 5 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। अगला क्वेश्चन हमारा जो अगला ऑप्शन जो हमारा बी है, कह रहा पी तरंगों में अलग अलग कण तरंग के संचरण की दिशा में आगे पीछे कंपन करते हैं। पी जो होता है, पी जो प्राइमरी तरंग जो होते हैं, ये जो होते हैं लॉन्गिट्यूडिनल होते हैं। तो लॉन्गिट्यूडिनल होते हैं तो ये आगे पीछे ये ध्वनि तरंगे की तरह काम करती है। इनके कण जो होता है उसी दिशा में आगे पीछे पुश करते हैं, धक्का देते हैं और आगे बढ़ते चले जाते हैं, जैसे हम ये एक स्प्रिंग को छोड़ करके खींचते हैं। और यस तरंगे जो होती हैं, ये जो होता है समकोण पर ऊपर नीचे जो होती हैं कंपन करने का कार्य करती हैं। तो ये प्रकाश तरंगों या पानी की लहरों की तरह काम भी करती हैं। तो ये पदार्थ के कण के तरंग चलने की दिशा जो होती है 90 डिग्री समकोण पर ये ऊपर नीचे कंपन करते रहते हैं, जैसे किसी रस्सी का सिरा को ऊपर से बांध कर नीचे की तरफ लटका हुए हैं और उसे नीचे की तरफ खींच करके ऊपर की तरफ छोड़ना। पुनः हम अगले, तो इसका जो होता है जो है दोनों सही है। तो सिस्मोग्राफ पर ये रिकॉर्ड होती हैं पी तरंगे जो यस तरंगों से पहले रिकॉर्ड होती है, ये सत्य है। दूसरा जो है पी तरंगे जो होती हैं वो आगे पीछे कंपन करती हैं, यस तरंगे जो होती हैं ऊपर नीचे कंपन करती हैं, ये भी सत्य है। अर्थात इन दोनों में जो ऑप्शन सत्य हैं वो सी होगा, ए और बी
दोनों सत्य हैं। पुनः हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। कह रहा है कि भारत की काली कपास मृदा का निर्माण किसके अपक्षय के कारण होता है? तो कह रहा है द ब्लैक कॉटन सॉइल ऑफ इंडिया हैज बीन फॉर्मेड ड्यू टू द वेदरिंग ऑफ द ब्राउन फॉरेस्ट सॉइल, फिश्योर वॉल्केनिक रॉक, ग्रेनाइट एंड शिस्ट, सैल एंड मड स्टोन। तो इसमें से हम देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका जो होता है क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, तो जो भूरी मृदा, जो भूरी वन मृदा जो है, इसका दरारी ज्वालामुखी चट्टान के कारण ये जो होते हैं कपास का निर्माण होता है, इसी अपक्षय के कारण बना हुआ है। जो डेक्कन ट्रेस या फिशर बेसाल्ट लावा की तीव्र अपक्षय माल्टोनोरिनोनाइट क्ले जो होती है काली कपास मिट्टी के लिए जो होती है बहुत ही अच्छा मानी जाती हैं, और जो लेटेराइट जो होती है या अन्य जो भी ये मिट्टी हैं ये उसके लिए सही नहीं है। पुनः हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना माइट हैव इन्फ्लुएंसेड ऑफ द इवेल्युएशन ऑफ ऑर्गेनिज्म? तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, ग्लेशियल साइकिल। तो इन दोनों में से कौन सा अर्थात जो है जीवों के विकास को प्रभावित जो है किया हो सकता है? तो इसमें से महाद्वीपीय विस्थापन से या हिमनद चक्र से? तो ये जो होता है दोनों से हो सकता है, ये दोनों से, ए और बी दोनों से होता है। कह जो गोंडवाना जो ब्रेकअप है, प्रजातियों का अलगाव जो है, नई जलवायु जो है वो महाद्वीपीय विस्थापन के कारण होता है। और जो हिमनद जो चक्र है वो प्लेस्टोन हिमयुग, निवास स्थान बदलाव, प्रवास, स्पीसिएशन को ये प्रभावित करते रहते हैं। The black cotton soil of India has been formed due to the weathering of brown forest soil, fissure volcanic rock, granite and schist, shale and mud stone। अर्थात कह रहा काली कपास मृदा का निर्माण किसके अपक्षय से हुआ है? तो कह रहा भूरी वन मृदा, दरारी ज्वालामुखी चट्टान, ग्रेनाइट और शिस्ट, सेल और मड स्टोन। तो यह है दरारी ज्वालामुखी चट्टान के कारण हुआ है इसका आंसर। कह रहा जो भूरी वन मृदा जो होती है ये गलत है। यह कह रहा मिट्टी, जंगलों, पत्तियों, जैविक पदार्थों, ह्यूमस के सड़ने से बनता है। जो भूरी वन मृदा का तात्पर्य वन से, तो ये जो होता है इन्हीं से बनता है और इनके चट्टानों में अपक्षय से सीधा संबंध नहीं है। इसका कपास के लिए कोई आदर्श मिट्टी नहीं माना जाता है। पुनः आगे जो बी जो है बी का रहा जो सालों साल पहले दक्कन के पठार में दरारों से बेलास्टिक लावा, मैग्मा आदि शांति से बाहर निकलता है। यह लावा ठंडा होकर के बेसाल्ट चट्टान बना। जब धूप और बारिश से यह बेसाल्ट चट्टान टूटी, अपक्षय हुआ तो उसमें मौजूद लोहे और मैग्नीशियम के कारण काली मिट्टी जो रेगुर का निर्माण हुआ, जो कपास के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। ग्रेनाइट और शिस्ट जो है ये गलत है। कह रहा है ये आग्नेय और कायांतरित जो चट्टानें होती हैं इनके टूटने या अपक्षय से हमेशा लाल और पीली मिट्टी बनती है, क्योंकि इनमें लोहे का ऑक्सीकरण होता रहता है, न कि काली मिट्टी का। जो डी है कह रहा सेल और मड स्टोन। तो कह रहा ये अवसादी चट्टानें हैं, इनके टूटने से जो है इनके टूटने से सीधा सामान्य चीका मिट्टी होती है या कलई मिट्टी जो होती है वो बनती है। दक्कन की खास काली मिट्टी जो कपास मृदा है, काली कपास मृदा है जो है ये नहीं है। पुनः हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है निम्नलिखित विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना माइट हैव इन्फ्लुएंसेड ऑफ द इवेल्युएशन ऑफ ऑर्गेनिज्म? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, ग्लेशियल साइकिल्स। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें से कौन सा है? तो कह रहा है महाद्वीपीय विस्थापन, ये तो सही होगा, और हिमनद चक्र जो है ये भी सही होगा। तो कह रहा महाद्वीपीय विस्थापन क्यों सही होगा ये हम जानते हैं। किस घटना ने जीवों के विकास को प्रभावित किया? तो
प्रभावित किया हो सकता है। तो कह रहा है ये सभी जो महाद्वीपी जो पैंजिया के साथ थे, ये जीव एक जगह से दूसरी जगह जा सकते थे, लेकिन वो महाद्वीपी विस्थापन में एक जगह दूसरी जगह जा सकते हैं, लेकिन जब महाद्वीप टूटकर अलग हुए तो जीव भी अलग भौगोलिक क्षेत्रों में फंस गए और उन्हें वहां से पर्यावरण के हिसाब से खुद को ढालना पड़ा। जैसे ऑस्ट्रेलिया में कंगारुओं का अलग विकास होता है, वैसे एक हिमनद चक्र जो है पृथ्वी के इतिहास में कई बार बर्फ गुफा जो होता है, कई बार जो हिमनद चक्र में जो बर्फ जो गुफाएं होती हैं वो आए और गए। बर्फ युग जो होता है बार बार आता जाता रहता है। जब बर्फ जमी होती है तो तापमान गिर जाता है, तो इस समय जो भयंकर ठंड जो होता है नहीं सह पाते हैं और वे विलुप्त हो जाते हैं। जो सह गए जैसे मैमथ और उनके शरीर पर बाल उगाए, यानी जलवायु परिवर्तन ने जीवों के विकास को सीधा प्रभावित किया है, अर्थात ये दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, कंसीडर द फॉलोइंग: इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, geothermal energy, gravitational force, plate movement, rotation of the earth, revolution of the earth. Which of the above the source of energy for the earth system? पर इसमें से जो है कौन से पृथ्वी के लिए ऊर्जा के स्रोत हैं? तो पहला क्वेश्चन जो है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या विद्युत चुंबकीय विकिरण। विद्युत चुंबकीय विकिरण जो है यह सही है। यह सूर्य की रोशनी है जो पृथ्वी की सतह के लिए सबसे बड़ी ऊर्जा है। जैसे बादल है, बारिश है, हवा जो है, ये सब इसी से चलते रहते हैं। दूसरा भूतापीय ऊर्जा। भूतापीय ऊर्जा जो होती है पृथ्वी के अंदर जो होती है रेडियो एक्टिव पदार्थों के टूटने से निकलने वाली जो गर्मी जिसे हम जियोथर्मल एनर्जी कहते हैं वो होता है। तो ये भी हमारा क्या है, सही है, पृथ्वी तंत्र के लिए ऊर्जा का स्रोत है। सी है गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल भी ये भी सही है। यह जो है पृथ्वी पर अंदर जो पृथ्वी पर चीजों को बांध करके रखता है, जो दबाव या ऊर्जा पैदा करता है, वो गुरुत्वाकर्षण बल होता है। गुरुत्व के कारण ही पृथ्वी जो है पृथ्वी पर स्थित वस्तुओं को अपने से जोड़ने का और पकड़ने का कार्य करती है। अगला है हमारा डी जो है प्लेटों की गति। जो प्लेटों की गति होती है यह जो है खुद ऊर्जा नहीं बनाती है, वे पृथ्वी के अंदर भूतापीय ऊर्जा जो होती है संवहन धाराओं के कारण खिसकती रहती हैं। लेकिन जो है ये 2018 में जो प्रश्न पूछा गया था पृथ्वी को बदलने का कारक के रूप में, इसे सही भी मान लिया गया था, लेकिन ये सही जो ऊर्जा का स्रोत है वो नहीं है। पुनः हमारा आता है पृथ्वी का घूर्णन। तो ये जो होता है कोरियोलिसिस बल पैदा करता है जो हवाओं और समुद्री धाराओं को जोड़ने का कार्य करता है। तो ये भी हमारा क्या है, सही है। और यफ जो है पृथ्वी का परिक्रमण। तो पृथ्वी का जो परिक्रमण है अर्थात रोटेशन, रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ। तो रिवॉल्यूशन जो कह रहा पृथ्वी के चारों ओर घूमने से मौसम बदलते हैं और पृथ्वी पर अलग अलग मात्रा में सौर ऊर्जा पहुंचती रहती है। तो जो पृथ्वी 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है उसके कारण जो होते हैं मौसम बदलते रहते हैं। तो कह रहा जो डी है इसका जो आंसर जो है ABCD, अर्थात जो डी है ये सही माना जाएगा। ABCDEF ये सभी सही माने जाएंगे। केवल जो इसमें का जो डी क्वेश्चन हमारा आ रहा है, डी प्लेटों की गति, प्लेट मूवमेंट को जो है 2018 में जो यूपीएससी ने इस प्रश्नों को पृथ्वी को बदलने का कारक के रूप में इसे सही मान लिया था। तो इसको भी हम जोड़ देते हैं। लेकिन प्लेटें खुद ऊर्जा नहीं बनाती है, वे पृथ्वी के अंदर जो भूतापीय ऊर्जा होती है उसी के कारण खिसकती रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 8 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ए है मोस्ट मैग्मा इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज। बी है वाटर वेपर एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर द प्रिंसिपल गैसेज डिसॉल्व्ड इन मैग्मा। सी है ब्लास्टिक मैग्मा इज हार्टर देन सिलिस्टिक मैग्मा। डी है मैग्मा दैट solidifies between sedimentary rocks in a horizontal position is known as dike. Which of the above statement is are correct?
तो कह रहा है उपर्युक्त कथनों में से जो है कौन सा सही है। तो हम देखते हैं जो पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है अधिकांश ठोस जो मैग्मा ठोस पदार्थ जो होते हैं गैसों का मिश्रण होता है। तो ये सही है। मैग्मा में पिघली हुई तरल जो चट्टानें होती हैं और बिना पिघले क्रिस्टल ठोस और घुली हुई गैसें इत्यादि सब मिक्स होता है, मिश्रण होता है। बी जो है जलवाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड। तो ज्वालामुखी फटने का सबसे ज़्यादा पानी का भाप और उसके बाद CO2 ही निकलती है। तो इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प ही निकलते रहती है, मुख्य गैसें। ये भी सही है। सी है बेसाल्टिक मैग्मा। बेसाल्टिक मैग्मा जो होती है जैसे कि दक्कन का लावा बहुत गहरा होता है और इसका तापमान जो होता है लगभग या तापमान 1000 डिग्री सेल्सियस से 1200 डिग्री सेल्सियस तक होता है। सिलिसिक या एसिडिक मैग्मा उथला होता है और इसका तापमान जो होता है 650 डिग्री सेल्सियस से 800 डिग्री सेल्सियस तक होता है। तो ये भी हमारा क्या है सही है। मैं जो बेसाल्टिक मैग्मा होती है सिलिसिक मैग्मा से अधिक गर्म होती है। बेसाल्टिक मैग्मा का तापमान 1000 से 1200 डिग्री सेल्सियस और सिलिसिक मैग्मा का तापमान जो होता है 650 से 800 डिग्री सेल्सियस तक होता है। अगला हमारा ऑप्शन है डी, वो मैग्मा जो अवसादी चट्टानों के बीच क्षैतिज स्थिति में जम जाता है। तो ये जो है गलत है। कह रहा है जब मैग्मा अवसादी चट्टानों परतों के बीच क्षैतिज या लेटा जमता है तो उसे सील कहते हैं, उसे हम सील कहते हैं। जब वे चट्टाने को चीरते हुए ऊर्ध्वाधर खड़ा या जमता है तो उसे हम डाइक कहते हैं। तो क्षैतिज में यदि वो होता है तो उसे हम सील कहते हैं। यदि यही क्षैतिज के बजाय ये ऊर्ध्वाधर लिखा रहता है तो हम उसे ऊर्ध्वाधर को हम डाइक कहते हैं। तो इसका ऑप्शन जो होगा हमारा ए, बी और सी जो है सही होगा। तो ए, बी, सी अर्थात ए हमारा ये सही माना जाएगा, ए। हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है सूची का मिलान करना है। मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड। तो फर्स्ट लिस्ट जो है लोकेशन है, सेकेंड लिस्ट जो है वॉल्केनिक माउंटेन है। तो ये जो पहला जो है हमारा इटली, पहला हमारा इटली, इटली किसके साथ मिलेगा? इटली जो है एटना से मिलता है। एटना, एटना माउंट एटना जो है इटली के सिसिली द्वीप पर स्थित दुनिया के सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है। और सेकंड जो है इंडोनेशिया, इंडोनेशिया जो है क्राकाटोआ डी, यह इंडोनेशिया के सुंडा जलडमरू स्थल जलडमरू मध्य में स्थित है जो 1883 के अपने भयंकर विस्फोट के लिए जाना जाता है। थर्ड जो है कैरिबियन इजलैंड। तो कैरिबियन इजलैंड या कैरिबियन द्वीप जो है ये है सी जाएगा, ये सीधा ही रहेगा। पेले जो है कैरिबियन सी पेले पर ही जाएगा, कारण माउंट पेले मार्टिनिक कैरिबियन में है। 1902 में इसके फटने से पूरा शहर जो है तबाह हो गया था। अब लास्ट बचता है 4, तो 4 का हमारा ए हो जाता है। माउंट रेनियर कराया अमेरिका वाशिंगटन राज्य के कैस्केड रेंज का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 10 है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग अर्थक्वेक्स। तो इसमें कह रहा है फर्स्ट ऑप्शन जो है द इंटेंसिटी ऑफ एन अर्थक्वेक इज मेजर्ड ऑन द मर्कली स्केल। सेकेंड ऑप्शन है द मैग्नीट्यूड ऑफ एन अर्थक्वेक इज ए मेजर ऑफ द एनर्जी रिलीज्ड। थर्ड ऑप्शन जो है अर्थक्वेक मैग्नीट्यूड आर बेस्ड ऑन द डायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ सिस्मेटिक वेव। फोर्थ ऑप्शन जो है in the Richter scale which whole number represents a 100-fold increase in the amount of energy released. Which of the above statement are correct? तो इसमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो करेक्ट है ये पूछ रहा है। तो पहला जो दिया है मार्कैली मापने की, भूकंप की तीव्रता जो होती है मार्कैली मापने पैमाने पर मापी जाती है। तो भूकंप की तीव्रता मार्कैली पैमाने पर मापी जाती है, ये तो सही है।
तीव्रता का मतलब इंटेंसिटी होता है, तीव्रता का तात्पर्य इंटेंसिटी से होता है। भूकंप में कितनी इमारतें गिराई या कितना नुकसान हुआ यह मापा जाता है। कथन स्टेटमेंट सेकंड है, भूकंप का परिमाण जो होता है मैग्नीट्यूड, उससे ऊपर मुक्त हुई ऊर्जा की माप है, ये भी सही है। ये जो परिमाण रिक्टर पैमाने पर मापा जाता है, रिक्टर पैमाने पर इसको मापा जाता है और इसका मतलब है भूकंप के उद्गम केंद्र में कुल कितनी ऊर्जा निकली है। अगला हमारा ऑप्शन आता है, भूकंप का परिमाण भूकंपी तरंगों के आयामों एम्पलीट्यूड्स के प्रत्यक्ष माप पर आधारित होता है। तो रिक्टर स्केल जो मशीन होती है या सिस्मोग्राफ पर बनने वाली तरंगों की ऊंचाई जो होती है आयाम या एम्पलीट्यूड के आधार पर ही ऊर्जा की गणना करता है, ये भी सही है। और चौथा हमारा आता है, एक मिनट, हाँ, तो चौथा हमारा है, रिक्टर पैमाने पर प्रत्येक पूर्ण संख्या में मुक्त हुई ऊर्जा में 100 गुना वृद्धि को दर्शाती है। तो कह रहा है जो ये है गलत है, कह रहा है ये कंसेप्ट गलत है। रिक्टर स्केल पर यदि भूकंप 4 से अर्थात 4.0 से 5.0 हो जाए तो एक अंक बढ़े तो तरंगों का आयाम जो है 10 गुना बढ़ जाता है। यहाँ 100 गुना वृद्धि को दर्शा रहा है, 100 गुना वृद्धि नहीं होता है, 10 गुना वृद्धि होता है। इसलिए ये चौथा पॉइंट हमारा क्या है, गलत होगा। तो अर्थात इसका आंसर जो होगा फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड होगा। तो हमारा ए जो है, ए ऑप्शन हमारा जो है सही माना जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, अब वोल्केनिक इरेप्शन डू नॉट अकर इन। तो अभी तो हम लोगों ने इसे पढ़ा है, ज्वालामुखी विस्फोट कहाँ नहीं होते हैं, तो ये बाल्टिक सागर में नहीं होते हैं, बाकी कैरिबियन सागर, काला सागर और कैस्पियन सागर में ये होता रहता है। तो बाल्टिक सागर में क्यों नहीं होता है, क्योंकि ज्वालामुखी वहाँ नहीं आते हैं और यहाँ टेक्टोनिक प्लेटों में दरार हो या वे टकरा रही हो। बाल्टिक सागर यूरेशियन प्लेट के बिल्कुल सुरक्षित और स्थिर हिस्से में या बाल्टिक सी के ऊपर है, इसलिए यहाँ कोई प्लेट की सीमा नहीं होती है। बाकी जो है काला सागर, कैरिबियन सागर और कैस्पियन सागर जो बचता है, इन तीनों क्षेत्रों में सक्रिय प्लेटें सीमाओं सबडक्शन जोन के पास है। अल्पाइन हिमालय बेल्टिक में स्थिर क्षेत्र में आते हैं जहाँ ज्वालामुखी या मड ज्वालामुखी गतिविधियाँ होती रहती हैं, लेकिन बाल्टिक सागर में ये सारी गतिविधियाँ नहीं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सेडिमेंट्री रॉक्स। तो फर्स्ट ऑप्शन आता है हमारा, सेडिमेंट्री रॉक्स आर फॉर्मेड एट द अर्थ सरफेस बाय द हाइड्रोलॉजिकल सिस्टम। सेकेंड पॉइंट हमारा आता है, द फॉर्मेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स इन्वॉल्व्स द वेदरिंग ऑफ प्री एग्जिटिंग रॉक्स। थर्ड ऑप्शन हमारा आता है, सेडिमेंट्री रॉक्स कंटेन्स फॉसिल। फोर्थ है, सेडिमेंट्री रॉक्स टिपिकल अकर इन द लेयर्स या स्ट्रेटा। विच ऑफ दिस स्टेटमेंट आर करेक्ट। इनमें से देखना है इन चारों में से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो चारों में से देखते हैं, जो पहला हमारा ऑप्शन है, कह रहा है अवसादी चट्टानों के बारे में हमें देखना है। तो पहला हमारा कह रहा है, पहला पॉइंट है हमारा, कह रहा अवसादी जो चट्टानें पृथ्वी की सतह पर जल तंत्र द्वारा बनती हैं, तो ये सही है। तो नदियां हवा और ग्लेशियर मलबे को बहाकर सतह पर ये ज़्यादा जमा करते हैं, इसलिए ये जल तंत्र द्वारा बनती हैं। सेकंड है, अवसादी चट्टानों के निर्माण से पहले से मौजूद चट्टानों का अपक्षय शामिल होता है, ये भी सही है। जो मलबा आसमान से नहीं, मलबा तो आसमान से गिरता नहीं है, पहले से मौजूद आग्नेय या कायांतरित शैलें टूटने से अपक्षय से ही या वेदरिंग से ही सब अवसाद को बनाते हैं। थर्ड ऑप्शन है, अवसादी चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं, तो ये भी सत्य है। जब जो परतें जम रही होती हैं तो उनके बीच पेड़ पौधे और जानवर दब जाते हैं, तो गर्मी कम होने के कारण वे जलते नहीं हैं और जीवाश्म बन जाते हैं। आग्नेय चट्टानों के मैग्मा में जीवाश्म जल करके जो होते हैं राख हो जाते हैं, लेकिन अवसादी में जो होते हैं जल करके राख नहीं होते हैं। ऑप्शन जो है 4 है, अवसादी चट्टानों आमतौर पर परतों या स्तरों के रूप में पाई जाती हैं, तो ये भी सही है। मलबा एक के ऊपर एक जमता रहता है, जिससे हमेशा जो परतें होती हैं वो दिखती रहती हैं या स्पष्ट तरीके से दिखती रहती हैं। तो हमारा तीसरा इसमें से गलत है,
और बाकी जो ऑप्शन है सही है। तो हमारा तीसरा तो सही है, अवसादी चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं, ये तो सही है, तीसरा गलत नहीं है। तो इसमें से तो चारों ऑप्शन हमें सही लग रहे हैं, ऑप्शन डी करेक्ट माना जाएगा। अवसादी चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं क्योंकि ये दब जाते हैं, जबकि अन्य जो होती हैं आग्नेय होती हैं वो जीवाश्म को जलाकर राख कर देती हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आता है अब, विच ऑफ द फॉलोइंग है द हाईएस्ट रेट ऑफ द कूलिंग। तो लाइमस्टोन है, ऑब्सिडियन है, ग्रेनाइट है, सिलिकॉन है। तो देखते हैं, कह रहा है जो शीतलन सबसे अधिक किसके अंतर्गत होता है, तो चूना पत्थर के अंतर्गत तो शीतलन होता नहीं है, यह एक अवसादी चट्टान होते हैं और यह मैग्मा के ठंडे होने से नहीं बनती बल्कि ये खनिजों को जमाव से ही बनती हैं। और ऑब्सिडियन जो रहता है, ऑब्सिडियन ये सही है, ये ज्वालामुखी का लावा जो जमीन से बाहर निकल कर बनता है या हवा पानी के संपर्क में आकर इतनी तेजी से ठंडा हो जाता है जिसमें क्रिस्टल या दाने बनने का समय नहीं मिल पाता, यह तुरंत जम करके चिकना हो जाता है। ज्वालामुखी कांच जो वोल्केनिक ग्लास बन जाता है जिसे सब्सिडियन कहते हैं, इसे हम शीतलन दर सबसे तेजी होता है, ऑब्सिडियन जो में के अंतर्गत सब शीतलन दर सबसे अधिक होता है। ग्रेनाइट जो है ये भी गलत है, ग्रेनाइट का मैग्मा जो जमीन के अंदर बहुत अत्यधिक गहराई में बहुत धीरे धीरे हजारों सालों में ठंडा होता है, इसलिए ग्रेनाइट के बड़े बड़े क्रिस्टल या दाने पाए जाते हैं। सिलिकॉन जो है, तो सिलिकॉन जो होता है ये भी कोई चट्टान नहीं, ये एक सिलिकॉन जो होता है एक रासायनिक एलिमेंट है, तो ये इसमें भी शीतलन दर नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है, with reference to India, consider the following statement about monazite. Option A है, monazite is the source of red earth minerals. Monazite contains thorium. Monazite occurs naturally in the entire coastal sands of India. Next option है, in India only government bodies can process or export monazite. Which of the above statement is are correct? तो इसमें से इन चारों ऑप्शन में से कौन सा है सही है? तो ये जो है कह रहा मोनाजाइट जो है दुर्लभ खनिजों का एक स्रोत है। तो मोनाजाइट जो होता है रेत में सीरियम लैंथेनम जैसे महत्वपूर्ण रेयर अर्थ तत्व पाए जाते हैं, तो ये दुर्लभ खनिजों का तत्व माना जाता है, ये सत्य है। बी है, मोनाजाइट में थोरियम होता है, ये भी सत्य है। मोनाजाइट दुनिया में थोरियम भविष्य का जो परमाणु ईंधन जो है उसका सबसे बड़ा अयस्क है। सी जो है, मोनाजाइट भारत के पूरे तटीय क्षेत्र में प्राकृतिक रूप में पाया जाता है। तो तटीय क्षेत्र में प्राकृतिक रूप में नहीं पाया जाता है, यह मोनाजाइट हर जगह नहीं मिलता है। यह मुख्य रूप से केरल के मालाबार तट जो है, तमिलनाडु और उड़ीसा के कुछ विशिष्ट हिस्सों की रेत में ही पाया जाता है। गुजरात या महाराष्ट्र के पूरे तट पर यह नहीं मिलता है। और आगे है हमारा भारत में, तो जो केरल है, केरल सरकारी निकाय ही मोनाजाइट का प्रसंस्करण या निर्यात कर सकते हैं, ये सही है। क्योंकि इसमें रेडियो एक्टिव थोरियम होता है, इसलिए यह परमाणु ऊर्जा अधिनियम के तहत यह प्रतिबंधित है। केरल जो है, केरल जैसी सरकारी कंपनियां इसे निकाल सकती हैं, जैसे इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड। केवल जो है, केरल नहीं केवल, केरल हम पढ़ रहे थे, तो केवल सरकारी निकाय जो इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड है, IREL जो होता है वही निकालता है इसको। तो इसका ऑप्शन जो है हमारा A, B और D जो है सही माना जाएगा। A, B और D, A, B और D, C जो है गलत है। तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है, ilmenite and rutile abundantly available in certain coastal tracts of India are rich sources of। तो A, B, C, D इसमें से दिया हुआ है। तो कह रहा है जो एल्यूमिनियम है,
इल्मेनाइट और रूटाइल जो है, इल्मेनाइट और रूटाइल जो है भारत के तटीय क्षेत्रों में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। किसके समृद्ध स्रोत हैं? तो एल्यूमिनियम जो है, ये तो गलत है। एल्यूमिनियम का जो मुख्य स्रोत होता है वो बॉक्साइट होता है। तांबे का जो मुख्य स्रोत होता है वो चापको पायराइट होता है, जो अयस्क होते हैं। ये राजस्थान के खेताड़ी खदानों में प्राप्त होता है। सी जो होता है टाइटेनियम, टाइटेनियम ये सही है। टाइटेनियम जो होता है इल्मेनाइट और रूटाइल। इल्मेनाइट जो होता है, इल्मेनाइट ये FeTiO3 और रूटाइल जो होता है TiO2 भारत की मोनोजाइट के साथ जो होता है, भारत की मोनोजाइट के साथ ये मिलते रहते हैं। और ये टाइटेनियम धातु के जो होते हैं बहुत ही प्रमुख स्रोत माने जाते हैं। लोहा, लोहा तो जो होता है हेमेटाइट और मैग्नेटाइट होता है, ये भी गलत है। तो इसका आंसर जो होता है टाइटेनियम होता है। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा है। क्वेश्चन नंबर 16 है कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। इसमें से कौन से जोड़े में है? तो कह रहा है हाउ मेनी एबव पेयर्स करेक्टली मैच्ड। इसमें से कितने मैच हैं? तो कह रहा है इसमें से केवल जो है मैच, अब हम लोग करते हैं। ये दिया हुआ है पहला मध्य एशिया, बोजोस और वलित पर्वत। तो मध्य एशिया जो क्षेत्र है उसकी जो पर्वत श्रृंखला है वो जो है बोजोस पर्वत श्रृंखला है, और पर्वत का प्रकार जो है वो जो है वलित पर्वत है। तो ये जो है गलत सुमेलित है। जो बोजोस पर्वत का मध्य एशिया नहीं बल्कि वो यूरोप है। बोजोस जो पर्वत है ये यूरोप में पाया जाता है, और ये वलित पर्वत जो होता है ये ब्लैक पर्वत है। ये फोल्ड नहीं है, मतलब ब्लैक पर्वत है। वलित पर्वत या फोल्ड पर्वत नहीं है। दूसरा हमारा आता है यूरोप अल्पस। तो ये भी हमारा गलत है। अल्पस जो होता है, अल्पस पर्वत जो है यूरोप में है। ये जो है अल्पस पर्वत श्रृंखला जो है यूरोप में है, लेकिन जो ब्लैक पर्वत श्रृंखला है ये अफ्रीका में है, और यूरेशियन प्लेटों के टकराने से एक वलित पर्वत का निर्माण होता है। उत्तरी अमेरिका जो है, उत्तरी अमेरिका अपेलेशियन और वलित पर्वत, ये सही है। ये अप्लेशियन जो होता है, अप्लेशियन अमेरिका के पूर्वी तट पर बहुत पुराना वलित पर्वत है। जैसे भारत में जो है अभी अभी हाईलाइट पर्वत हुआ था, वो अरावली पर्वत को लेकर के हुआ था। जैसे अरावली पर्वत बहुत ही पुराना है, वैसे ही हमारा ये वलित पर्वत भी जो अमेरिका में है वो पूर्वी तट पर जो है वो भी पुराना है। अगला क्वेश्चन, अगला हमारा ऑप्शन है दक्षिण अमेरिका और एंडीज। तो ये भी सही है। और आज जो एंडीज जो है दुनिया की सबसे लंबी है। ये वलित पर्वत श्रृंखला जो है सबसे लंबी है, जो ये नाकजा और दक्षिण अमेरिका प्लेटों के टकराने से बनती है। तो अर्थात इसमें से जो है 2 और 4, अर्थात 2 4 नहीं, केवल 3 और 4, 3 और 4 ये जो है केवल सही मिला हुआ है, बाकी ये सब गलत है। तो केवल इसमें से 2 युग्म सही हैं, केवल 2 सही हैं। पुनः अगला क्वेश्चन हमारा आता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कंसीडर द फॉलोइंग, तो पहला है पायरोक्लास्टिक डेब्रिस, एश एंड डस्ट, नाइट्रोजन कंपाउंड्स, सल्फर कंपाउंड। तो हाउ मेनी एबव द प्रोडक्ट्स आर वोल्केनिक इरिप्शन। तो इसमें से ज्वालामुखी विस्फोट के उत्पाद कौन कौन से हैं? तो ज्वालामुखी विस्फोट के उत्पाद जो हैं लगभग तो सभी चारों हैं, क्योंकि जो ये हमारा पायरोक्लाइटिक जो मलबा होता है, तो ज्वालामुखी फटने से जो चट्टाने बड़े बड़े जलते हुए टुकड़े बम और सिंडर हवा में उछलते हैं, वो पायरोक्लास्टिक मलबा ही उसे कहते हैं। राख और धूल भी निकलते हैं। जब भी मैग्मा जब भयंकर दबाव से फटता है तो बारीक राख में बदल जाता है और यह आसमान में छा जाती है, धुएं की तरह फैल जाती है। नाइट्रोजन, तो ज्वालामुखी में भारी ये नाइट्रोजन जो होता है कम मात्रा में, सही, लेकिन ज्वालामुखी गैसों में नाइट्रोजन और इसके तत्व भी मौजूद होते हैं। नाइट्रोजन होते हैं लेकिन कम होते हैं। सल्फर तो अधिक मात्रा में मिलती है। सल्फर जो होती है भारी मात्रा में सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस के रूप में मिलती है, लेकिन नाइट्रोजन कम मात्रा में मिलते हैं, लेकिन मिलते ही हैं। अर्थात इस प्रकार जो है ये हमारे चारों ऑप्शन सही हैं।
पुनः हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एविडेंस ऑफ द फिनोमिना ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। तो फर्स्ट ऑप्शन है द बेल्ट ऑफ एंशिएंट रॉक्स फ्रॉम द ब्राजील कोस्ट मैच विथ दोज फ्रॉम वेस्टर्न अफ्रीका। बी है द गोल्ड डिपॉजिट ऑफ घाना आर डिराइव्ड from the Brazil plateau when the two continents lay side by side. C option है the Gondwana system of sediment from India is known to have its counterparts of 6 different land masses of the southern hemisphere. सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। इनमें से ऑप्शन को सेलेक्ट करना है, कौन सा ऑप्शन सही है। तो हम आते हैं इसमें, देखते हैं। जो पहला है, ब्राज़ील के तट पर पाई जाने वाली चट्टानों का पश्चिमी अफ्रीका की चट्टानों से मेल खाती हैं। तो ये मेल खाती हैं, सही बात है। अगर आप दक्षिण अफ्रीका, ब्राज़ील और अफ्रीका के साथ जोड़े तो वे बिल्कुल एक पहेली की तरह जुड़ जाती हैं और दोनों चट्टानों की आय जो है रेडियोमेट्रिक डेटिंग बिल्कुल समान पाई जाती हैं। तो ये ब्राज़ील और अफ्रीका की चट्टानें आपस में मेल खाती हैं। जो ऑप्शन नंबर बी है, घाना में पाए जाने वाले, तो अफ्रीका के घाना जो होते हैं, घाना तट पर सोने के कण जो होते हैं, प्लेशियर डिपॉजिट जो होते हैं, मिलते हैं, लेकिन वहाँ सोने की कोई सिरा या खदान नहीं है। वैज्ञानिकों ने पाया कि सोना मूल रूप से ब्राज़ील की चट्टानों का है जो विस्थापन के पहले एक साथ जुड़े हुए थे, अर्थात ये भी क्या है, सही है। ऑप्शन नंबर सी पर आते हैं। जो सी है कह रहा भारत, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, मेडागास्कर और अंटार्कटिका, इन सभी जगहों पर एक ही काल में हिमनद ग्लेशियर के निक्षेप मिलते हैं। यह तभी संभव है जब एक साथ दक्षिणी ध्रुव के पास जुड़े हुए हों। तो ये सही है, अर्थात जो हमारा ऑप्शन है वो ए, बी, सी तीनों सही है। पुनः हम आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, रूडेशियस, एरेनेशियस एंड आर्जिलेशियस किसके प्रकार हैं। तो ये तीनों जो हैं किसके प्रकार हैं। तो पहला कह रहा है आयोजेनिक रॉक्स। आग्नेय चट्टानें, अवसादी चट्टानें, कायांतरित चट्टानें और ज्वालामुखी चट्टानें। तो ये जो है अवसादी चट्टानें के प्रकार हैं। तो कह रहा है ये जो नामकरण अवसादी चट्टानें में पाए जाते हैं, इनमें कड़ों के आकार जो होते हैं, कड़ों के आकार पर आधारित होते हैं अवसादी चट्टानों में। रूडेशियस जो होते हैं, रूडेशियस में बाजरी, कंकड़ और पत्थर बड़े बड़े होते हैं, इसे कालोमेरेट भी कहते हैं। एरेनेशियस जो होते हैं ये रेत के कड़ों के बने होते हैं जो बलुआ पत्थर होते हैं। आर्जिलेशियस जो होते हैं ये बहुत बारीक चिकनी मिट्टी या कीचड़ से बना होता है। क्योंकि ये कायांतरित, आग्नेय और ज्वालामुखी ये नहीं हो सकती हैं, तो ये जो है अवसादी चट्टानों में ही आते हैं। पुनः हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्लेट टेक्टोनिक्स। पहला, प्लेट टेक्टोनिक्स इज द मेजर फोर्सेज बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ ट्रोपोग्राफिक फीचर्स ऑफ द अर्थ सरफेस। दूसरा पॉइंट आता है, एक मिनट, हाँ, तो दूसरा पॉइंट है मिड ओशियनिक रिजिड एंड डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्रीज आर डीप फोकस अर्थक्वेक्स। तीसरा पॉइंट ऑप्शन जो है रेडियोजेनिक हीट इज वन ऑफ द फोर्सेज ड्राइविंग प्लेट टेक्टोनिक्स। चूज द करेक्ट ऑप्शन। इन तीनों में से ए, बी, सी में से हमें चूज करना है कौन सा सही है। तो जो यहाँ से देखते हैं, प्लेट टेक्टोनिक जो है पृथ्वी की सतह की स्थलाकृति विशेषताओं के निर्माण के पीछे एक प्रमुख शक्ति है। जैसे पहाड़, खाइयाँ, ज्वालामुखी, भूकंप, ये सब प्लेटों के टकराने से ही, दूर जाने से या रगड़ने के कारण ही बनते हैं। तो स्थलाकृति विशेषताओं के पीछे प्रमुख शक्ति है प्लेट टेक्टोनिक्स, ये सत्य है। ऑप्शन जो बी आता है, मध्य सागरीय कटक जो है विनाशकारी प्लेट सीमाएं तथा गहरे केंद्र वाले भूकंप आते हैं। तो ये तो गलत है। यहाँ दो भयंकर जो भी गलतियों के रूप में मान सकते हैं हम। तो जो कटक
पहला जो कटक वहाँ बनते हैं जहाँ दो प्लेट एक दूसरे से दूर जाती हैं। डाइवर्जेंट बाउंड्री जहाँ होता है वहाँ पर जो होते हैं कटक का निर्माण होता है। नीचे से नया मैग्मा आकर नई सतह बनाता है, इसलिए इसे रचनात्मक या कंस्ट्रक्टिव सीमा भी कहते हैं, विनाशकारी इसे नहीं कहते हैं। ये विनाशकारी शब्द गलत है। कटक जो होता है जब सीमाएं दूर जाती हैं तो बनता है, और जब नज़दीक आती हैं तो कंस्ट्रक्टिव का निर्माण करते हैं, तो विनाशकारी नहीं। चूँकि मैग्मा धीरे धीरे ऊपर आता है इसलिए यहाँ उथले भूकंप आते रहते हैं, और उथले भूकंप आते हैं जबकि गहरे भूकंप नहीं आते हैं। ऑप्शन थर्ड है रेडियोजेनिक उष्मा प्लेट टेक्टोनिक्स को संचालित करने वाली शक्तियाँ एक हैं, ये सत्य है। तो पृथ्वी के जो मेटल होते हैं, मेटल में जो मौजूद यूरेनियम थोरियम तत्व टूटकर भारी गर्मी रेडियोजेनिक उष्मा पैदा करती हैं। इस गर्मी में संवहन धाराएं चलती हैं जिनके ऊपर तैरते हुए टेक्टोनिक प्लेट खिसकती रहती हैं। तो इसका जो आंसर होगा हमारा केवल जो होता है बी, ए और सी होगा। केवल ए और सी सत्य माना जाएगा, ए और सी, तो अर्थात बी, ये ऑप्शन सही होगा। पुनः हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, कंसीडर द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ लैंडफॉर्म इज प्रोड्यूस्ड बाय इरोजन। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है फियोर्ड है, ड्रमलिन है, नेचुरल लेवीज है। बी ऑप्शन जो है प्लाया है, पिनाकल है, स्वैलो होल्स है। सी ऑप्शन जो है एस्कर है, आउटवाश प्लेन है, बीच है। डी ऑप्शन जो है सर्क है, सैटेले मकनाइट है, वेरीफैक्ट्स है। तो इन चारों ऑप्शन में से हम देखते हैं कौन सा सही है। तो इन चारों ऑप्शन में जो पहला है हम देखते हैं, ये फियोर्ड ड्रमलिन प्राकृतिक तटबंध, ये तो गलत है। ये जो है, एक मिनट, ये जो है स्थल रूपों में से समूह अपरदन द्वारा निर्मित नहीं होता है, क्योंकि फियोर्ड ग्लेशियर कटाव से बनता है, जो ड्रमलिन और प्राकृतिक तटबंध मलबा जमा होने से बनता है। लेकिन फियोर्ड जो होता है कटाव से बनता है। और बी जो है प्लाया शिखर निगल छिद्र, ये जो होता है प्लाया जो है रेगिस्तान में हवा में रेत से उथले पुथले गड्ढे हवा के कटाव से बनते हैं। शिखर भी कटाव से ही बनता है। और निगल छिद्र जो होता है चूना पत्थर जो पानी क्षेत्र में चट्टान घोलने या काटने से होता है, ये भी अपरदन से ही बनता है। अर्थात ये तीनों अपरदन से ही बनते हैं, ये सत्य है। सी ऑप्शन आता है एस्कर आउटवार्ड। तो ये जो होता है एस्कर आउटवाश जो मैदान होते हैं बीच में होते हैं, ये बीच में होते हैं, ये तीनों ही मलबा जमा होने से बनते हैं। और डी जो है ये सार्क सैलेमाइट वेरीफैक्ट जो होता है ये कटाव से बनते हैं। सार्क और वेरीफैक्ट्स जो होते हैं ये जो होते हैं कटाव से बनते हैं, लेकिन स्टैग्मेमाइट गुफाओं के चूनों के पानी जमा होने से या निक्षेपण से बनते हैं। तो इसका जो है हमारा बी जो है केवल सही माना जाएगा। स्थलाकृति का अपरदन द्वारा जो बनता है वो बी ही बनता है। बाकी सब जमाव के द्वारा कुछ जमाव और कटाव के द्वारा बन रहे हैं, और केवल कटाव के द्वारा प्लाया शिखर और निगल छिद्र ही बनते हैं। अगले क्वेश्चन पर हम आते हैं, मैच द लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। फर्स्ट लिस्ट है ट्रोपोग्राफी और सेकंड लिस्ट है वो लैंड फॉर्म है। तो ग्लेशियल, पहला ग्लेशियल या हिमानी जो है अरेट, हिमानी जो है अरेट पर जाएगा थर्ड। जब दो ग्लेशियर पहाड़ों के बीच दोनों तरफ से बर्फ काटते हैं तो दोनों के बीच में एक कंघी जैसी तीखी चोटी बन जाती है जिसे हम अरेट कहते हैं। बी जो है सागरी जो है टोम्बोलो, समुद्र की लहरें जब रेत जमा करके किसी द्वीप को मुख्य जमीन से जोड़ती हैं तो रेत या पुल को हम टम्बोलो
कहते हैं। तीसरा ऑप्शन सी जो है जलोढ़ पंख, जो नदी है वो जलोढ़ पंख से बनते हैं। करा रेगिस्तान में जब हवा चट्टानों को काट कर लंबी नदी नालियां और कटक बना देती हैं तो उसे हम यारडांग या वेंटिफैक्ट कहते हैं। तो वायवी या यारडांग या वेंटिफैक्ट ही हम इसे कहते हैं। पुनः हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 23 पर आते हैं। अरेंज द फॉलोइंग टेक्टोनिक प्लेट्स फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। तो इसको हमें प्लेट को अरेंज करना है दक्षिण से उत्तर की तरफ। तो कह रहा है ये पहला जो है स्कॉटिया प्लेट जो होता है यह सबसे दक्षिण में है। अंटार्कटिका प्लेट और दक्षिण अमेरिकी प्लेट के बीच ड्रैक पैसेज के पास में है। बी जो है नजाका प्लेट जो होता है यह स्कोरेटिया एक मिनट, हाँ ये डी पर हम चलेंगे। जुआन डे फूका प्लेट, बी जो है जुआन डे फूका, यह सबसे उत्तरी में है और उत्तरी अमेरिका वाशिंगटन राज्य के कर्नाटक के पश्चिम तट पर है। और कोकोस प्लेट सी है कोकोस प्लेट जो है यह नजाका से ऊपर है, मध्य अमेरिका, मैक्सिको और कोस्टा रिका के पश्चिमी तट पर है। और नजाका प्लेट यह स्कोरेटिया से ऊपर है, दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर और चिली देश में। तो ठीक प्रशांत महासागर के सामने है। तो अर्थात सबसे जो दक्षिण में है वो स्कोटिया प्लेट है, सबसे दक्षिण में स्कोटिया प्लेट है। और उसके बाद जो है नजाका प्लेट है, उसके बाद हमारा आता है कोकोस प्लेट आता है, उसके बाद हमारा आता है जुआन डे फूका प्लेट। अर्थात ये हमारा जो क्रम है, सही क्रम वो हमारा आ जाएगा, ए के बाद डी आ जाता, डी के बाद सी, बी, ये डी पर आ जाएगा। डी जो है हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पर हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एविडेंस इन फेवर ऑफ द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। तो पहला है ए ऑप्शन है जिग जैग या जिक्सा फिट ऑफ द कॉन्टिनेंट्स ट्रांस करेंट्स फॉल्ट्स। सी ऑप्शन आता है फोजिल फाउंड इन डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स। डी ऑप्शन आता है कन्वेंशन करंट्स इन द मेंटल। तो इसका कोड दिया हुआ है, इस कोड में देखना है कौन सा प्रमाण महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के पक्ष में है। तो हम इसमें देखते हैं, पहला ऑप्शन हमारा ये है महाद्वीपों का जिग जैग मिलान। तो ये जिग जैग मिलान बिल्कुल सही है। यह वेनगर ने सबसे पहला सबूत यही दिया था कि महाद्वीपों की तट रेखाएं आपस में फिट हो सकती हैं। जो आता है बी ऑप्शन है ट्रांसकरंट भ्रंश। तो ये जो है गलत है, ये प्लेट जो है किनारों का एक प्रकार है। यहाँ प्लेटें एक दूसरे को रगड़ खाती हैं और ये प्लेट टेक्टोनिक्स का हिस्सा है। द्वीपों के खिसकने का वेनगर का प्रमाण नहीं है। अगला ऑप्शन आता है सी, अगला ऑप्शन हमारा सी आता है विभिन्न महाद्वीपों में पाए जाने वाले जीवाश्म। तो विभिन्न महाद्वीपों में जो पाए जाने वाले जीवाश्म हैं वो मेसोसारस रेंगने वाला जीव और ग्लोसोप्टेरिस पौधा के जीवाश्म अलग अलग महाद्वीपों पर मिलना यह साबित करता है कि ये पहले एक थे, क्योंकि ये जीव तैरकर महासागर पर पार नहीं कर सकते हैं। डी ऑप्शन आता है मेंटल व संवहन धाराएं। आर्थर होम्स ने संवहन धाराओं का सिद्धांत यह समझने के लिए दिया था कि महाद्वीप क्यों खिसके। यह विस्थापन का कारण है, उनका एविडेंस या प्रमाण कोई नहीं है। वेनगर जब इस सिद्धांत को दे रहे थे तब उन्हें संवहन धाराओं का ज्ञान नहीं था। अतः इसका जो आंसर है ए और सी जो है सही है, ए और सी। अगला क्वेश्चन और वीडियो का लास्ट प्रश्न है, मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। तो लिस्ट 1 जो है डेल्टा टाइप है, लिस्ट 2 जो है रिवर है।
तो कह रहा है पहला जो है कस्पेट, पहला जो है कस्पेट। कस्पेट क्या है? तो कस्पेट को हम दंताकार भी कहते हैं। तो दंताकार हमारा आ जाएगा टाइबर। दंताकार जो हमारा आ जाएगा टाइबर। जो जब नदी समुद्र में गिरती हैं और लहरें नदी के मलबे को दोनों तरफ ढकेलती हैं तो एक दांत या नुकीले सिंग जैसा डेल्टा बनता है। इटली की टाइबर नदी इसका बेहतरीन उदाहरण है। बी है बर्ड फुट। बर्ड फुट जो है हमारा, जब नदी का बहाव बहुत तेज हो या समुद्र शांत हो तो नदी का मलबा समुद्र के अंदर तक पक्षी के पंजों अंगुलियों के आकार में फैल जाता है। अमेरिका की मिसिसिपी नदी जो है दुनिया का सबसे प्रसिद्ध पक्षी पाद डेल्टा बनाती है। सी ऑप्शन जो है हमारा गंगा चला जाएगा। कह रहा है आर्क्यूट आर्कुएट जो है गंगा होगा। आर्कुएट का बी का तो हमारा हो जाएगा मिसिसिपी और सी का हमारा हो जाएगा गंगा। कह रहा है जो सबसे आम जो डेल्टा होता है वो पंख या उल्टे त्रिभुज धनुष के आकार का होता है। भारत में गंगा पुत्र सुंदरवन और मिस्र में नील नदी इसके उदाहरण देखने को मिलते हैं। डी जो है ड्रैको ड्रैकोस्ट्राइन ये श्रीलंका पर जाएगा। तो कह रहा है जब कोई नदी समुद्र के बजाय किसी झील में गिरकर डेल्टा बनाती है तो उसे लैकोस्ट्राइन कहते हैं। श्रीलंका नदी रूस की बैकाल झील में गिरकर ऐसा ही डेल्टा बनाती है। तो इसको हम देखेंगे तो ये हमारा ए का जो है थर्ड, ए का थर्ड, ए और सी पे आ रहा है और बी का हमारा गया है फर्स्ट। तो बी का फर्स्ट, तो ये हमारा ए सही हो जाएगा। ये ऑप्शन जो है हमारा सही माना जाएगा।